नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम 12th के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। राजस्थान बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बोर्ड परीक्षा 2026 को ध्यान में रखते हुए हमने महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसमें आज हम इस सीरीज का 5वां वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में 5वें चैप्टर चुंबकत्व एवं द्रव्य से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर यहां पर देखेंगे, समझेंगे। इससे पहले हमने पहले चैप्टर से चौथे चैप्टर तक के ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे, उनके एक एक करके सॉल्यूशंस देखे, समझे। इस वीडियो में हम पांचवा जो चैप्टर है वो है चुंबकत्व एवं द्रव्य। इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। देखिए, राजस्थान बोर्ड के द्वारा जारी ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग हमने नए सिरे से बोर्ड परीक्षा 2026 को ध्यान में रखते हुए फिर से पुनः इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं। राजस्थान बोर्ड के द्वारा जारी ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग इस चैप्टर में से एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा, एक रिक्त स्थान वाला प्रश्न पूछा जाएगा, साथ में 2 अति लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर इस चैप्टर में से छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये जो चैप्टर है इसमें से कुल 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 3 अंक के होने वाले हैं। क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रश्न और रिक्त स्थान वाले प्रश्न है वो आधे आधे अंक के होंगे और अति लघुत्तरात्मक जो प्रश्न है वो 1 अंक का होगा। तो कुल मिलाकर इस चैप्टर में से छोटे छोटे 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 3 अंक के होंगे। ओके विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। विद्यार्थियों, हमने पहले चैप्टर से चौथे चैप्टर तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस YouTube पर आपको अवेलेबल करवा दिए हैं। उन वीडियोस की लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूं, जहां से आप जाकर देख सकते हैं। साथ में आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए कि स्मॉल एम चुंबकीय आघूर्ण वाले चुंबकीय द्विध्रुव को थीटा कोण से चुंबकीय क्षेत्र बी में रखने पर उसमें उत्पन्न स्थितिज ऊर्जा। हमारे पास में एक चुंबकीय द्विध्रुव है और उसको हमने चुंबकीय क्षेत्र बी में थीटा कोण पर रख दिया है, तो स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा यू एम बराबर होता है एम वेक्टर क्रॉस, ये नेगेटिव में होता है, एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं यू एम बराबर माइनस एम बी कोस थीटा, क्योंकि डॉट यहां से हटाएंगे तो कोस थीटा यहां पर लगा देंगे। तो ये है चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा माइनस एम बी कोस थीटा। तो ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है एक अति चालक पदार्थ के लिए सही युग्म है। इनमें से अति चालक पदार्थ के लिए सही कौन सा है? तो अति चालक जो पदार्थ होते हैं वो पूर्णतः प्रतिचुंबकीय पदार्थ की भांति काम करते हैं। ये किसकी भांति काम करेंगे? पूर्णतः प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं, पूर्णतः प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं। और जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं विद्यार्थियों, उनमें से कोई भी चुंबकीय क्षेत्र रेखा नहीं गुजरती, तो उनके लिए म्यू आर का मान होता है 0। साथ में ये विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाते हैं, इसलिए चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता -1। तो काई का मान -1, म्यू आर बराबर 0। मुझे ऑप्शन सी में नजर आ रहा है, ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो हमें देखिए क्या दे रखा है कि जब स्मॉल एम चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण वाले छड़ चुंबक को
समांग चुंबकीय क्षेत्र बी में रखते हैं तो देखिए, समांग चुंबकीय क्षेत्र का मतलब हो गया है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में यदि हम रख दें तो उस चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण पर क्या क्या लगने वाला है, तो इस पर लगने वाला कुल बल शून्य होता। बिल्कुल सही बात है, दोनों ध्रुवों पर बराबर बल लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में बल लगेगा, कुल बल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फिर आगे है बल आघूर्ण, जो टो का जो मान है वो m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, टो वेक्टर बराबर होता है m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, इसका परिमाण mb साइन थीटा होता है। फिर है इसकी स्थितिज ऊर्जा माइनस m वेक्टर डॉट b वेक्टर, अभी अभी हमने बताई ये भी सही है, m वेक्टर डॉट b वेक्टर होती है। तो तीनों ही स्टेटमेंट सही है। हमारे को ये पूछा है कि उपरोक्त में से सही कथन है, तो 1, 2 और 3 तीनों ही सही है। ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि वह चुंबकीय पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करता है, तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करने वाले पदार्थ को हम प्रति चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है। लास्ट जो चैप्टर था उसमें हमने एक धारावाही वर्ताकार कुंडली के कारण से चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण NIA फॉर्मूला पढ़ा है। स्मॉल m का मात्रक उस वीडियो में भी देखा था, यहां पर भी हम देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, n यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स है, फेरों की संख्या जो कि मात्रकहीन राशि है, I का मात्रक एम्पियर, ए क्षेत्रफल है जिसका मात्रक मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किसी पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति 30 गुणा 10⁻⁴ है, तो इसकी आपेक्षिक पारगम्यता कितनी होगी। आपेक्षिक पारगम्यता पूछी है, चुंबकीय प्रवृत्ति काई का जो मान है वो हमें दे रखा है 30 गुणा 10⁻⁴। आपेक्षिक पारगम्यता जिसको हम म्यू आर से लिखते हैं ये पूछी है। हम जानते हैं, देखिए म्यू आर बराबर क्या जानते हैं, 1 प्लस काई, 1 प्लस काई। तो इस काई की जो वैल्यू है वो हमारे पास में है 30 गुणा 10⁻⁴। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 30/10⁴। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस 30 बट्टे में, अब यहां से इसका भाग लगाएंगे, 10,000 का भाग लगाएंगे तो देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 3 डिजिट पहले पॉइंट पुट कर देंगे, ये आ गया हमारे पास में। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 1.003 ऐसे पुट कर सकते हैं, 1.003। तो ऑप्शन बी यहां पर सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या है कि किसी चुंबक को लोहे चूर्ण में रखकर उठाया जाता है तो अधिकतम चूर्ण उसके ध्रुवों पर रहेगा। देखिए उत्तरी ध्रुव से दूर गलत, चुंबक के मध्य में ये भी गलत, दक्षिणी ध्रुव से कुछ दूर ना, चुंबक के सिरों पर सबसे ज्यादा चुंबकीय चूर्ण आकर इकट्ठा हो जाता है। तो ऑप्शन डी यहां पर सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चुंबकीय बल रेखाएं देखिए, चुंबकीय बल रेखाओं की कुछ प्रॉपर्टी होती है। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को शो करती है। कभी इनके ऊपर किसी बिंदु पर आप यदि स्पर्श रेखा खींचते हैं तो उस बिंदु पर वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को रिप्रेजेंट करेगी। अब दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। क्यों नहीं काटती? क्योंकि कटान बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं होगी जो कि संभव नहीं है। तो हमेशा एक दूसरे को काटती है, नहीं काटती, हमेशा बंद वक्र बनाती। ये सही ऑप्शन है, तो यही हो जाएगा सही।
ये भी गलत है, निर्वात से होकर नहीं गुजरती, ये भी गलत है। ये ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। हमेशा बंद वक्र का निर्माण करती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा क्या करती है? काल्पनिक रेखाएं होती है, बंद वक्र का निर्माण करती है। फिर देखें कि यदि दो चुंबकीय ध्रुवों की ध्रुव प्राबल्य एवं इनके बीच की दुगुनी कर दी जाए तो इनके मध्य कार्यरत बल क्या हो जाएगा? देखिए विद्यार्थियों, दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच में लगने वाला बल, जैसे ये हमारे पास में एक चुंबकीय ध्रुव है जिसकी ध्रुव प्रबलता है QM1, दूसरे ध्रुव की ध्रुव प्रबलता है QM2, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल, और तब दोनों के बीच में लगने वाला बल होता है K, जिसका मान μ0/4 पाई, मैं K ही लिख देता हूं, QM1 QM2 बट्टे में R² के बराबर होता है। K QM1 QM2/R²। अब यहां पर हमारे को पूछा है कि हम ध्रुव प्रबलता को दुगुना कर रहे हैं, इनके बीच की दूरी को भी दुगुना कर रहे हैं, तो बल, नया बल क्या हो जाएगा? तो यहां पर आप ध्यान दें, ध्रुव प्रबलता QM1 जो कि पहले वाली से दुगुनी है, ठीक है, और QM2 तो मैं थोड़ा सा ज्यादा डिस्टेंस पर रखूंगा, ऐसे QM2 जो कि पहले जो भी ध्रुव प्रबलता थी उससे दुगुनी है, और इनके बीच की जो दूरी है R पहले जो दूरी थी उसकी दुगुनी दूरी पर है। अब अपन को नया बल चाहिए, नया बल F बराबर K QM1 इंटू QM2 बट्टे में R का स्क्वायर, R का स्क्वायर, सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। QM1 इसका मान है 2QM1 इंटू QM2 ये वैल्यू है 2QM2 बट्टे में R की वैल्यू है 2R का स्क्वायर। अब यहां से आप ध्यान देंगे, 2 और 2 ये आ गया 4K QM1 QM2 अपॉन, यहां पर इसका स्क्वायर करेंगे तो 4R का स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये वाली जो वैल्यू है ये इस बल के बराबर ही है। तो F और F दोनों क्या रहते हैं? सेम रहते हैं, इनमें कोई बदलाव नहीं आता, तो बल है वो परिवर्तित नहीं होता। ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक छड़ चुंबक की चुंबकीय बल रेखाएं निम्न में से किस चित्र द्वारा सही दर्शाई गई है? देखो यहां पर 4 डायग्राम हमें दे रखे हैं, चारों में से सही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कौन से डायग्राम में है? तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, उत्तरी ध्रुव से बाहर निकल रही है, दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश कर रही है, सही है, जो दिखाई है वो सही है, लेकिन ये बंद वक्र के रूप में होती है, तो अंदर वक्र नहीं होने की वजह से ये जो ऑप्शन है वो गलत है। फिर यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां पर दिखाई गई है, ये दक्षिणी ध्रुव से निकल रही है और उत्तरी ध्रुव में प्रवेश कर रही है, तो ये भी गलत दिखाई गई है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन से वो उत्तरी ध्रुव से बाहर निकलती है और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। ये ऑप्शन यहां पर आप अच्छे से देखें, ये उत्तरी ध्रुव है, यहां पर मैग्नेटिक लाइंस अंदर भी हैं और अंदर इनकी डायरेक्शन ऐसे हैं, उत्तरी ध्रुव इधर है, दक्षिणी ध्रुव इधर है, तो ये उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश कर रही है, ये बात तो ठीक है, लेकिन अंदर इनकी जो डायरेक्शन दिखाई गई है वो सही नहीं होने की वजह से ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी जरूर देख ले, में अंदर इनकी डायरेक्शन एस से एन की ओर और बाहर भी एन से एस की ओर, तो बिल्कुल सही जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो ऑप्शन डी में दे रखा है, ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, उदासीन बिंदु पर कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यदि हम किसी चुंबक के चारों ओर खींचते हैं, ड्रॉ करते हैं,
तो हमें उदासीन बिंदु प्राप्त होते हैं जहां पर कुल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। कुल चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? शून्य होता है। जो चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र और पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र दोनों का परिमाण समान, डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत, और कुल चुंबकीय क्षेत्र वहां पर शून्य हो जाता है, उस बिंदु को हम उदासीन बिंदु कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी सुग्राही उपकरण को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से बचाने के लिए, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से बचाने के लिए चुंबकीय पदार्थ का कोटर लेते हैं। चुंबकीय पदार्थ में बने कोटर के अंदर उसको यदि रख दें तो वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से सुरक्षित रह जाएगा। मेरी बात को आप ध्यान पूर्वक सुन लीजिए। जैसे ये अपने पास में कोई लोहा चुंबकीय पदार्थ है, यहां पर आपने कोई वस्तु रखी, तो इसको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख देंगे तो इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से निकलकर इसमें से ऐसे चली जाएगी, ऐसे चली जाएगी। यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जीरो बना रहेगा। तो इसको लोहा चुंबकीय पदार्थ के अंदर रखते हैं तो इसे लोहे के बॉक्स में रखा जाना चाहिए, क्योंकि जो लोहा है वो लोहा चुंबकीय पदार्थ होता है। ओके, फिर देखें कि एक छड़ चुंबक की निरक्षीय रेखा पर उदासीन बिंदु मिलते हैं जब चुंबक का उत्तरी ध्रुव किधर होना चाहिए। देखिए मेरी बात को आप ध्यान पूर्वक सुन लीजिए। ये हमारे पास में एक मैग्नेट है। क्या है? एक मैग्नेट। इसमें से हमारे को ये कहा गया निरक्षीय रेखा पर, इसकी निरक्षीय रेखा ये वाली हो जाती है। इस पर उदासीन बिंदु कब प्राप्त होंगे? जबकि पृथ्वी की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो इधर होती है। पृथ्वी वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो इधर होगी, इस डायरेक्शन में होती है। ओके, अब यहां वाली को निरस्त करने के लिए यहां से कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलनी चाहिए। तो ऐसे यहां से बाहर निकलेगी, इस बिंदु पर ये वाली और ये वाली दोनों बराबर हो जाएगी, उदासीन बिंदु निरक्ष के ऊपर प्राप्त होगा। तो इसका उत्तरी ध्रुव इधर उत्तर की ओर होना चाहिए, इधर होना चाहिए, उत्तर की ओर होना चाहिए। ओके, तो हमारे को उदासीन बिंदु है वो निरक्ष के ऊपर प्राप्त हो जाएंगे। इस डायग्राम से आपको समझ में आ गया होगा। तो चुंबक का उत्तरी ध्रुव किधर होना चाहिए? उत्तर की ओर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखें कि किसी पदार्थ के लिए आपेक्षिक पारगम्यता म्यू r तथा चुंबकीय प्रवृत्ति काई हो तो अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए, अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए देखिए अनुचुंबकीय पदार्थ ऐसा पदार्थ होता है जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर थोड़ा सा चुंबकित हो जाता है। इसका मतलब है कि निर्वात की तुलना में उसमें से थोड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो ज्यादा गुजरती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगी? ज्यादा गुजरेगी, और चुंबकित होने की भी उनकी प्रवृत्ति होती। तो म्यू r का जो मान है वो 1 से बड़ा और काई का मान है वो 0 से बड़ा। चुंबकित होने की प्रवृत्ति होती है, इसलिए काई का जो मान होता है वो 0 से तो बड़ा होगा, और म्यू r आपेक्षिक चुंबकशीलता वो निर्वात की तुलना में अधिक होगी। ओके, तो यहां पर ऑप्शन देखिए म्यू r ग्रेटर देन 1 और काई ग्रेटर देन 0, तो ऑप्शन डी, क्योंकि काई बराबर होता है, म्यू r बराबर होता है 1 प्लस काई, 1 प्लस काई, तो ये 0 से बड़ा है, तो ये म्यू r का मान है वो 1 से बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 से बड़ा। तो हमने टिक लगाया कि नहीं लगाया ये देख लेते हैं। बेल लगा दिया है, वापस चलते हैं। देखिए किसी अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति, अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति है काई, ये ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर निर्भर नहीं करती, और लोहा चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति ताप और क्यूरी ताप के अंतर के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो यहां पर अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति ताप के
टी के साथ व्युत्क्रमानुपाती रूप से चेंज होती है, तो ऑप्शन डी आ जाएगा। हमें पूछा है प्रति चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है, इनमें से प्रति चुंबकीय पदार्थ का एग्जाम्पल कौन सा है? तो तांबा। तांबा क्या है? प्रति चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है। तांबा प्रति चुंबकीय पदार्थ होता है, जबकि कॉपर क्लोराइड है वो अनुचुंबकीय पदार्थ होता है। जो पाठ्य पुस्तक में इन तीनों ही पदार्थ के प्रति चुंबकीय, अनुचुंबकीय और लोह चुंबकीय पदार्थ के एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, उन एग्जाम्पल्स को आप दिमाग में फिट बैठा लीजिए, क्योंकि इनमें क्वेश्चन एक छोटा मोटा पूछ लेते हैं तो कोई कंफ्यूजन की स्थिति ना रहे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक चुंबक जिसका चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल एम है, बी तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो उस पर लगने वाला बल आघूर्ण कितना होगा? तो बराबर होता है एम बी साइन थीटा। तो बराबर क्या होता है? एम बी साइन थीटा। तो यहां से टो वेक्टर बराबर अपने पास में आ जाएगा एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। हम इसको इस तरीके से पुट कर सकते हैं, इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो यह आ जाएगा, बल आघूर्ण ही पूछा है तो एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से विमाहीन राशियां हैं, तो म्यू आर एक विमाहीन राशि होती है, क्योंकि ये बराबर होता है म्यू अपॉन में म्यू नॉट, इसका मात्रक सेम, तो ये एक विमाहीन राशि है। काई ये भी m बाई एच होता है, तो दोनों का मात्रक सेम, इस कारण से ये भी एक विमाहीन राशि होती है। यहां पर चुंबकीय पारगम्यता और निर्वात की चुंबकीय पारगम्यता दोनों का मात्रक सेम, विमा सेम, इस कारण से ये भी एक विमाहीन राशि होती है। तो तत्पश्चात हमें ऑप्शन डी मिलने वाला है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी यहां सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निकल, देखिए एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट, आयरन, ये सब लोहा चुंबकीय पदार्थ के एग्जाम्पल होते हैं। तो यहां पर निकल दे रखा है, तो निकल क्या हो जाएगा? लोहा चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डोमेन किस पदार्थ में बनते हैं? तो डोमेन लोह चुंबकीय पदार्थ में बनते हैं। देखिए प्रति चुंबकीय पदार्थ में प्रति चुंबकत्व का गुण उत्पन्न होता, उसका कारण है प्रति चुंबकीय पदार्थ के अंदर युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और उनका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है वो एक दूसरे के विपरीत बराबर परिमाण में, दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। प्रति चुंबकीय पदार्थों का कुल चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। लेकिन अनुचुंबकीय पदार्थों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और प्रत्येक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की वजह से एक चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है और प्रत्येक परमाणु एक परमाणु चुंबक की भांति काम करता है। जबकि लोह चुंबकीय पदार्थ में ये परमाणु चुंबक किसी क्षेत्र विशेष में बहुत ज्यादा होते हैं। एक निश्चित क्षेत्र का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है, उस निश्चित क्षेत्र को ही हम डोमेन कहते हैं। लोह चुंबकीय पदार्थों में ये निर्मित होते हैं। फिर देखिए चुंबकीय प्रवृत्ति काई, एम से हम लिखते हैं कई जगह। आपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू आर में सही संबंध है। तो देखिए म्यू आर बराबर होता है 1 प्लस काई एम, 1 प्लस काई एम, ये वाला रिलेशन होता है। तो म्यू आर बराबर 1 प्लस काई एम, ये हमारे पास में, ये मुझे ऑप्शन 20 ठीक दिख रहा है, सही दिख रहा है, समझ आ जाना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अति चालक पदार्थों के लिए आपेक्षिक चुंबकशीलता होती है। तो उनमें से आपेक्षिक चुंबकशीलता इनकी क्या होगी? 0, क्योंकि इनमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइन से नहीं गुजरती। म्यू आर बराबर क्या होता है? म्यू अपॉन में म्यू नॉट। तो इनमें से म्यू का मान 0 होने की वजह से म्यू आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? 0। फिर देखें प्रति चुंबकत्व का कारण, अभी अभी मैंने बताया युग्मित इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने के कारण से। किस वजह से? युग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें पाए जाते हैं, उस वजह से प्रति चुंबकत्व का गुण उत्पन्न होता है।
फिर देखें रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब तक हम देख रहे थे मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन, अब हम कुछ फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस यहां पर देखेंगे। अति चालक पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति, बहुत बार देख लिया है इस क्वेश्चन को। अति चालक पूर्णतः प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है और उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति -1 होती है। कितनी होती है? -1। तो विद्यार्थियों आपको देखो क्या करना है, तीनों ही पदार्थ प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लोह चुंबकीय, तीनों की चुंबकीय प्रवृत्ति, आपेक्षिक चुंबकशीलता, दोनों का मान अच्छे से ध्यान में रखना है। इसके अलावा इनके एग्जाम्पल्स, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लोह चुंबकीय पदार्थ के एनसीईआरटी की जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं ताकि कोई दिक्कत ना आए। फिर देखें चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व चुंबकीय क्षेत्र ही होता है। क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र ही होता है। इसका जो मात्रक है वो टेस्ला होता है। क्या होता है? टेस्ला। एक क्वेश्चन शायद रह गया नीचे, आगे बढ़ते हैं। यदि दंड चुंबक को उसकी लंबाई के अनुदिश 2 भागों में विभाजित कर दिया जाए तो प्रत्येक भाग का ध्रुव प्रबलता क्या हो जाती है? देखिए हमारे पास में जैसे ऐसे कोई एक चुंबक है, ऐसे, ठीक है, और इसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की बात करें तो इसकी ध्रुव प्रबलता पूछी है। इसकी ध्रुव प्रबलता प्लस में QM और दूसरे वाले ध्रुव की ध्रुव प्रबलता माइनस में QM। और यदि इसको बराबर 2 भागों में डिवाइड कर दिया जाए, बराबर कितने भाग कर दें? इसके 2 भाग कर दें, तो प्रत्येक भाग की जो ध्रुव प्रबलता है वो पहले की तुलना में आधी हो जाएगी, प्लस QM/2 और माइनस QM/2। तो पहले से कितनी हो जाएगी? आधी हो जाएगी। पहले से कितनी हो जाएगी? आधी हो जाएगी। ओके, पृथ्वी के एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है। पृथ्वी किसकी भांति व्यवहार करती है? चुंबक की भांति, जिसका चुंबकीय क्षेत्र लगभग भौगोलिक किधर से किधर की ओर होता है। देखिए पृथ्वी एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है और उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव से बाहर निकलती है और उत्तरी ध्रुव की ओर जाती है। भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव से भौगोलिक उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है लगभग भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव से, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर, उत्तरी ध्रुव की ओर संकेत करता है। अगला क्वेश्चन देखें कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे चुंबकीय द्विध्रुव की अधिकतम स्थितिज ऊर्जा और न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा होती है। देखिए चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला UM बराबर माइनस में MB cos थीटा होता है और मैक्सिमम मान कितना होगा? इसका मैक्सिमम मान होगा UM बराबर, क्योंकि cos थीटा का अधिकतम जो cos थीटा की जो वैल्यू है वो -1 और +1 के बीच में वेरी करती है। तो इसका मैक्सिमम से मैक्सिमम मान रखेंगे तो ये नेगेटिव से गुणा होकर मिनिमम से मिनिमम मान प्राप्त होगा, और इस cos थीटा का मिनिमम से मिनिमम मान पुट करेंगे तो हमें मैक्सिमम मान प्राप्त होगा। मिनिमम मान इसका -1 पुट करेंगे तो हमें मैक्सिमम प्राप्त होगा, तो -1 पुट करते ही तो +MB प्राप्त हो जाएगा। और मिनिमम मान कितना होगा इसका? UM बराबर माइनस में MB प्राप्त होगा। तो हमें ये पूछा है कि मैक्सिमम और मिनिमम मान कितना होता है, तो अधिकतम स्थितिज ऊर्जा प्लस में MB और न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा माइनस में MB। ओके, किसी भी बंद सतह से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स हमेशा शून्य होता है। यही
चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स का मान सदैव कितना होता है? शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि कुछ पदार्थों के लिए काई का मान छोटा, काई का मान कैसा है? छोटा, मतलब चुंबकीय प्रवृत्ति उनकी कितनी है? धनात्मक है, सॉरी छोटी है और ऋणात्मक है, जिन्हें प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। सीधी सी बात है, ऋणात्मक चुंबकीय प्रवृत्ति कौन रखता है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ रखते हैं। कौन रखेंगे? प्रतिचुंबकीय पदार्थ रखेंगे। तो ऋणात्मक है जिन्हें प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। क्या कहा जाएगा? प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहा जाएगा। ओके, ऐसे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षीण चुंबकत्व प्राप्त कर लें, अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। इन पदार्थों को हम क्या कहेंगे? तो अल्प चुंबकीय क्षेत्र ग्रहण कर लेते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ओके, फिर देखें लोह चुंबकीय पदार्थों के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति का मान धनात्मक और बहुत बड़ा। धनात्मक होता है, कैसा होता है? धनात्मक और काफी बड़ा होता है, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा भी होता है। धनात्मक भी होता है और बड़ा भी होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं विद्यार्थियों। देखिए कि किसी दिए गए नमूने के प्रति इकाई आयतन में उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण को कहते हैं। प्रति इकाई आयतन में उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण को चुंबकन की तीव्रता कहते हैं। क्या कहते हैं? चुंबकन की तीव्रता। कई जगह पर आई से, कई जगह पर कैपिटल एम से। चुंबकन की तीव्रता चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बट्टे में आयतन, यह है चुंबकन की तीव्रता। चुंबकन की तीव्रता इसको कहते हैं। एच होता है चुंबकन क्षेत्र, और इसको कई जगह पर कैपिटल एम से लिखते हैं। इससे लिखते हैं कैपिटल एम से। तो कैपिटल एम बराबर होता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बटेवा आयतन। तो प्रति इकाई आयतन में उत्पन्न चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को ही हम चुंबकन की तीव्रता कहते हैं। तो यहां पर क्या आ जाएगा? चुंबकन की तीव्रता आ जाएगी। चुंबकन की तीव्रता, चुंबकन की तीव्रता हमें प्राप्त हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या है, किसी, ये क्वेश्चन भी हमने देख लिया, किसी बंद सतह से गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स हमेशा हमेशा कितना होता है? बंद पृष्ठ से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स हमेशा शून्य होता है। कितना होगा? शून्य। लोह चुंबकीय पदार्थ के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति का मान, काई का मान क्या होगा? धनात्मक और काफी बड़ा। धनात्मक, ये दोनों ही क्वेश्चन आ चुके हैं शायद पहले, क्या रिपीट हो गए हैं? धनात्मक और बड़ा, धनात्मक और बहुत बड़ा। विद्यार्थियों अब तक तो हमने देखा फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन, क्योंकि इस चैप्टर में से 2 अति लघुतरात्मक प्रश्न आएंगे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, जिनका आंसर आपको एक शब्द या एक लाइन में देना होगा, और ज्यादा से ज्यादा 2 लाइन में वाले भी पूछे जा सकते हैं। एक एक करके उनको समझेंगे, जितनी स्थितियां परिस्थितियां बनती है उनको हम यहां पर देखेंगे। चलिए, चुंबकत्व संबंधी गाउस का नियम लिखिए। चुंबकत्व से रिलेटेड जो गाउस का नियम है वो हमें क्या कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से या बंद सतह से गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स सदैव शून्य होता है। चलिए मैं आपके सामने रख देता हूं। किसी बंद सतह से, बंद सतह से
गुजरने वाला, गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स सदैव शून्य होता है, सदैव में होता है। सदैव कितना होता है? होता है कि सदैव शून्य होता है। इसको हम ऐसे भी मैथमेटिकली पुट कर सकते हैं, इंटीग्रेशन पी वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल टू 0, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखें कि निम्न में से दो अनुचुंबकीय पदार्थ छांटिए। इनमें से दो अनुचुंबकीय पदार्थ कौन से हैं? तो देखिए, एक तो सोडियम है, एक तो सोडियम है, एक एल्यूमिनियम है। ये अनुचुंबकीय पदार्थ हैं, तो बिस्मिथ है, कॉपर है, ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चुंबकीय प्रवृत्ति किससे कहते हैं? चुंबकीय प्रवृत्ति m अपॉन में h, m अपॉन में h, h यहां पर चुंबकन क्षेत्र होता है, m चुंबकीय तीव्रता, चुंबकन की तीव्रता होती है। तो प्रति एकांक चुंबकन क्षेत्र लगाने पर उत्पन्न चुंबकन की तीव्रता को हम चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। या इसको हम इस तरीके से भी परिभाषित कर सकते हैं कि किसी पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय गुण ग्रहण करने की प्रवृत्ति चुंबकीय प्रवृत्ति कहलाती है। दोनों तरीके से मैं आपको डेफिनेशन बताने वाला हूं कि किसी पदार्थ को, देखिए क्या है डेफिनेशन, कि किसी पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर पदार्थ द्वारा चुंबकीय गुण ग्रहण करने की प्रवृत्ति, चुंबकीय गुणों के ग्रहण करने की प्रवृत्ति, ग्रहण के गुण ग्रहण करने की प्रवृत्ति चुंबकीय प्रवृत्ति कहलाती है। चुंबकीय प्रवृत्ति कहलाती है। क्या कहलाती है? चुंबकीय प्रवृत्ति कहलाती है। ओके, यहां से इस फॉर्मूले से भी हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। h का मान आप 1 कर दीजिए, h की वैल्यू कितनी ले लेते हैं? 1, तब जो m होगा वही काई होगा। तो प्रति एकांक, प्रति एकांक चुंबकन क्षेत्र, प्रति एकांक चुंबकन क्षेत्र लगाने पर प्रति एकांक चुंबकन क्षेत्र लगाने पर पदार्थ में उत्पन्न चुंबकन की तीव्रता, चुंबकन की तीव्रता चुंबकीय प्रवृत्ति कहलाती है। चुंबकीय प्रवृत्ति कहलाती है। चुंबकीय प्रवृत्ति कहलाती है। ओके,
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दो दंड चुंबकों के चुंबकीय आघूर्ण M1 व M2 है। यदि इनके मध्य कोण थीटा हो तो परिणामी चुंबकीय आघूर्ण का मान लिखिए। देखिए इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। हमारे पास में इस तरीके से दो चुंबक हैं। एक चुंबक ये है, दूसरी वाली चुंबक को मैं इस तरीके से ले लेता हूं। ये हमारे पास में दो चुंबक हो गई है और इसकी जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है। चलिए हिसाब से ही कर लेते हैं। ये इसका S ध्रुव है, ये इसका N ध्रुव है। S से N ध्रुव की ओर इसका चुंबकीय आघूर्ण होता है। इसका चुंबकीय आघूर्ण M1। ये जो दूसरी वाली चुंबक है इसमें ये S ध्रुव है, ये N ध्रुव है। S से N की ओर चुंबकीय आघूर्ण होता है। तो इस डायरेक्शन में हमारे पास में है M2। इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो हमारे पास में है थीटा। वो हमारे पास में क्या है? थीटा। तो दो सदिश हैं, दोनों सदिशों का मान हमें दे रखा है, दोनों के बीच का कोण हमें दे रखा है। तो हमें ये पूछा है कि इनका परिणामी चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा। परिणामी चुंबकीय आघूर्ण, दो सदिशों का परिणामी ज्ञात करने का फॉर्मूला अपन जानते हैं। M बराबर M1 स्क्वेयर प्लस M2 स्क्वेयर प्लस 2 M1 M2 cos थीटा। cos थीटा का रूट ये फॉर्मूला होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रति चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं? प्रति चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ जिन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाएं, प्रति चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। सीधी सी सिंपल सी डेफिनेशन है, आपके सामने रख देता हूं कि वे पदार्थ जिन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाए, दिशा में क्या हो जाए? चुंबकित हो जाए, प्रति चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? प्रति चुंबकीय पदार्थ। प्रति चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। प्रति चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ओके, अब देखिए कुछ इनके यदि एग्जाम्पल्स भी पूछें तो उसमें देखिए आपको क्या करना है। जैसे बिस्मिथ हो गया है, कॉपर हो गया है, Hg हो गया है, Ag हो गया है, H2O हो गया है, N2H2, ये सब क्या है? प्रति चुंबकीय पदार्थों के उदाहरण होते हैं। अब यहां पर आप ध्यान दें, अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि यदि चुंबकीय एकल ध्रुवों का अस्तित्व होता तो चुंबकत्व संबंधित गाउस का नियम क्या रूप ग्रहण कर लेता? कौन सा रूप ग्रहण कर लेता, वो हमें यहां पर पूछा गया है। देखो मेरी बात को आप ध्यानपूर्वक सुने कि चुंबकत्व संबंधी जो गाउस का नियम है का मैथमेटिकल रूप यह आता है, ठीक है, 0। लेकिन एक्चुअल में ये जो 0 है वो आया कहां से, इसको आपको समझना है। चुंबकत्व संबंधी गाउस का नियम हमें ये कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ में उपस्थित
कुल चुंबकीय ध्रुवों का म्यू नॉट गुणा होता है। कितना गुणा होता है? म्यू नॉट गुणा होता है। चलिए यहां पर ध्यान दीजिए, मैं इसको पुट कर रहा हूं, फिर इसको समझेंगे। ये इसी पर्सन से ही रिलेटेड सॉल्यूशन हम आपको यहां थोड़ा समझा रहे हैं कि गाउस का नियम बता रहा हूं मैं, अभी जो बताया गाउस का नियम, चुंबकत्व संबंधी गाउस का नियम है कि किसी बंद पृष्ठ से संबंधित, चलिए यहां पर ही लिख देता हूं, किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध या संबंधित चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स बंद पृष्ठ में कुल चुंबकीय आवेशों का म्यू नॉट गुणा होता है। कुल चुंबकीय आवेशों का म्यू नॉट गुणा होता है। कितना गुणा होता है? म्यू नॉट गुणा होता है। ओके, ये हमने यहां पुट कर दिया है। अब यहां पर आप ध्यान दें कि केवल एक चुंबकीय आवेश है। यदि दो चुंबकीय आवेश होते तो देखो यहां पर क्या हो जाता, इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, ये चुंबकीय फ्लक्स, ये म्यू नॉट गुणा। एक्चुअल में क्या होता है कि यदि कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसी बंद पृष्ठ में प्रवेश कर रही है तो वो बाहर भी निकलती है, तो उसमें क्योंकि जितने उत्तरी ध्रुव है उतने ही दक्षिणी ध्रुव भी होते हैं, तो कुल चुंबकीय ध्रुव शून्य होकर इसकी वैल्यू 0 आती है। लेकिन यदि मान लीजिए कि एकल ध्रुव का अस्तित्व होता तो ये यहां पर ये नहीं होता, तो प्लस में QM ही रह जाता, तो इसका कौन सा रूप ग्रहण कर लेता? उसी से ही देखें आप, इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर बराबर म्यू नॉट, केवल एकल ध्रुव का अस्तित्व होता तो चुंबकत्व संबंधी जो गाउस का नियम है वो इस रूप में होता। ये बोर्ड एग्जाम में 2 बार पहले भी पूछा जा चुका है, इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से समझते हुए याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में एक छोटे धारावाही लूप का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा? एक छोटे धारावाही लूप का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा, यह हमें ज्ञात करना है। देखिए यहां पर हमें ये एक लूप दे रखा है, इसमें से I धारा का प्रवाह हो रहा है, इसमें N फेरे हैं। कितने फेरे मौजूद हैं? N फेरे मौजूद हैं। इस कुंडली का जो क्षेत्रफल है वो है A। कुंडली का क्षेत्रफल कितना है? A। तो चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जिसको हम स्मॉल m से पुट करते हैं NIA के बराबर होगा, इसके तुल्य होगा NIA। चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में एक छोटे धारावाही लूप का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा? तो NIA के इक्वल होगा। क्वेश्चन रह गया शायद एक, या नहीं रहा, ये रह गया कि एक चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता, चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता 800 है, तो वह कौन सा चुंबकीय पदार्थ है? कौन सा चुंबकीय पदार्थ है? तो जिसकी चुंबकशीलता 800 होगी, इसका मतलब काफी ज्यादा है, और काफी ज्यादा चुंबकशीलता वाला पदार्थ लोह चुंबकीय पदार्थ ही होता है। कौन सा होता है? लोह चुंबकीय पदार्थ ही होता है। कैसा होगा पदार्थ? लोह चुंबकीय पदार्थ होगा। फिर देखें अगला क्वेश्चन क्या है कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती, क्यों? क्यों नहीं काटती? क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। यदि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटेगी तो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की 2 दिशाएं बताएगी, जो कि संभव नहीं है। आपने जो सुना अब उसी को मैं पुट कर देता हूं। चुंबकीय क्षेत्र रेखा के, चुंबकीय क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर
बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, खींची गई स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा उस बिंदु पर बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। ओके, तो चुंबकीय क्षेत्र, यदि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो कटान बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की कितनी दिशाएं होगी? दो। यदि यदि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, एक दूसरे को क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है, तो कटान बिंदु पर, तो कटान बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं होगी। कटान बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं होगी, दो दिशाएं होगी, जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है, संभव नहीं है। ओके, तो जिस बिंदु पर ये काटती है, प्रतिच्छेद करती, वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं होगी जो कि पॉसिबल नहीं होगी। ओके, फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि आप ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न शहर में भू चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का नक्शा बनाएं तो ये रेखाएं पृथ्वी के अंदर जाएगी या बाहर आएगी? अंदर जाएगी या बाहर आएगी, ये पूछा है। देखिए विद्यार्थियों, जैसे मैं ये कंसीडर कर लूं कि ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी क्या है? पृथ्वी। और इसमें से देखिए, ध्यान देंगे आप लोग, एक छड़ चुंबक की भांति इसके अंदर ऐसा व्यवहार करता है जैसे कोई छड़ चुंबक अंदर रखी हुई है, हालांकि छड़ चुंबक वास्तव में मौजूद नहीं है। ये ऐसे ऐसे होता है। इसमें भौगोलिक उत्तरी ध्रुव एन जी इधर, एन एस सॉरी एस जी इधर, भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव इधर और चुंबकीय उत्तरी ध्रुव इधर, चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव इधर। अब ऑस्ट्रेलिया होता यहां, ऑस्ट्रेलिया कहां मौजूद है? दक्षिणी गोलार्ध में मौजूद है। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया कहां मौजूद है? दक्षिणी गोलार्ध में। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो यहां से बाहर निकलती है, यहां प्रवेश करती है, तो ऑस्ट्रेलिया से ये क्या होगी? बाहर निकलेगी। ऑस्ट्रेलिया से क्या होगी विद्यार्थियों? तो ये पूछा है अंदर बाहर जाएगी या तो बाहर आएगी, बाहर आएगी, बाहर आएगी, बाहर निकलेगी। ओके, बाहर निकल जाएगी। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या है, आपेक्षिक चुंबकशीलता तथा चुंबकीय प्रवृत्ति के बीच में क्या रिलेशन होता है? बहुत बार देख लिया है, 1+m, ये रिलेशन होता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 4 गुण लिखिए, 4 नहीं तो 2 तो पूछ ही लेते हैं। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव, एक एक करके लिखते हैं। पहला जो गुण है, ये बंद वक्र के रूप में होती है, ये बंद वक्र के रूप में होती है। किस रूप में होगी? बंद वक्र के रूप में होती है। इनकी दिशा, फिर देखिए दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? इनकी दिशा की दिशा चुंबक के बाहर और अंदर दोनों, समझिए
की दिशा चुंबक के बाहर, चुंबक के बाहर एन से एस की ओर तथा चुंबक के अंदर, चुंबक के अंदर एस से एन की ओर, एस से एन की ओर होती है, एस से एन की ओर होती है। ओके, चुंबकीय क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करती है। तो अगली तो प्रॉपर्टी वो क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा के, क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, खींची गई स्पर्श रेखा, खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर, उस बिंदु पर, उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है, की दिशा को बताती है, बताती है। ओके, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, ये हम देख चुके हैं। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, नहीं करती है। ओके, ये आपको समझ आने जानी चाहिए। चार प्रॉपर्टी हमने आपके सामने रखी है। अगला क्वेश्चन, इस वीडियो के अंतिम दौर में पहुंच चुके हैं, अंतिम क्वेश्चंस हमारे सामने आ चुके हैं। किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में स्थित प्रति चुंबकीय और अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचिए। ये जैसे मैं निर्मित कर लेता हूं, हमारे पास में ये हमारे पास में प्रति चुंबकीय पदार्थ है। क्या है? प्रति चुंबकीय पदार्थ। और देखिए विद्यार्थियों, प्रति चुंबकीय पदार्थ हैं, उसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो बिल्कुल नहीं गुजरती है। तो यदि यहां पर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट करें तो ऐसे क्रिएट होगी, इस तरीके से उत्पन्न होगी, ऐसे ऐसे उत्पन्न होने वाली है। इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ये उत्पन्न होगी। ओके, ये इसके बाहर से ही जाएगी, मतलब इसके अंदर से एक भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को आपको दिखाना नहीं है। अब यदि अनुचुंबकीय पदार्थ हैं, उसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो निर्वात की तुलना में थोड़ी सी ज्यादा गुजरती है। निर्वात की तुलना में क्या होगी? थोड़ी सी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसमें से गुजरती है। ये यहां से ऐसे जा रही है, ये तो जाएगी ही जाएगी, साथ में यहां से जाने वाली भी इसमें से जाएगी, यहां से जाने वाली भी इसमें से गुजरती है। ऐसा है, ऐसे। ओके, ये इस तरीके से गुजरती है। ये जो फील्ड लाइंस है ये अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए है। किसके लिए है? अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए, अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। अगला क्वेश्चन देखें क्या है। प्रति चुंबकीय, अनुचुंबकीय और लोह चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति की ताप पर निर्भरता। सबसे पहले मैं बात करता हूं प्रति चुंबकीय पदार्थ, प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति, काई का मान ताप पर निर्भर नहीं करता। इकाई का मान ताप पर निर्भर नहीं करता, ताप पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। ओके, हालांकि विद्यार्थियों आजकल ये जो टॉपिक है वो पूरी तरह से वैसे हट चुका है,
फिर भी आप इनको ध्यान में रख लीजिए। अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए जो काई का मान है वो ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसे होगा? व्युत्क्रमानुपाती होता है। ओके। और जो तीसरा पदार्थ है वो हमारे पास में है लोह चुंबकीय पदार्थ। कैसा पदार्थ है? लोह चुंबकीय पदार्थ। और लोह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति है वो ताप पर निर्भर तो करती है। कैसे करती है? काई समानुपाती होती है 1/T-TC के। ये जो T है इसको हम बोलते हैं परम ताप। क्या बोलते हैं? परम ताप। टीसी को बोलते हैं क्यूरी ताप। क्या बोलते हैं? क्यूरी ताप कहा जाता है। तो परम ताप तथा क्यूरी ताप के अंतर की व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी पदार्थ की चुंबकीय तीव्रता H, चुंबक कण कैपिटल M और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में क्या रिलेशन होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र है वो म्यू नॉट H प्लस म्यू नॉट M के बराबर होता है। तो हम क्या बता सकते हैं? दोनों के बीच में रिलेशन B बराबर म्यू नॉट H प्लस M, H प्लस M ये होता है। ओके। निम्नलिखित पदार्थों में से प्रतिचुंबकीय तथा अनुचुंबकीय पदार्थों को चुनिए। कौन कौन से होंगे? तो तांबा प्रतिचुंबकीय की देखिए, प्रतिचुंबकीय में कौन हो जाएगा? तांबा हो जाएगा। तांबा, कॉपर और Ag। और इसका अनुचुंबकीय पदार्थ के एग्जाम्पल में सोडियम हो गया, प्लेटिनम हो गया। ओके। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, इसका आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। प्रतिचुंबकीय तथा अनुचुंबकीय पदार्थों में परिणामी चुंबकीय आघूर्ण क्रमशः शून्य तथा अशून्य होता है। क्यों? क्योंकि प्रतिचुंबकीय पदार्थ में युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और वो एक दूसरे के उनका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण तो होता है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होता है और कुल चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण शून्य हो जाता है। चलिए मैं ये बात आपके सामने लिख देता हूं कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ में युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जिनके द्वारा परिमाण में समान व विपरीत दिशा में विपरीत दिशा में पक्की द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है। पक्की द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है जिससे कुल चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण शून्य हो जाता है। इससे कुल पक्की द्विध्रुव आघूर्ण शून्य हो जाता है। पक्की द्विध्रुव आघूर्ण हो जाता है। ठीक है। अनुचुंबकीय पदार्थ में ऐसा क्या होता है? अनुचुंबकीय पदार्थ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और प्रत्येक परमाणु का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है। इस कारण से उनका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं होता। देखिए, ध्यान देंगे। अनुचुंबकीय पदार्थ में प्रत्येक परमाणु में
प्रत्येक परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है जिसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है। परिणाम स्वरूप इनका m नॉट इक्वल टू 0 होता है। हालांकि परिणामी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण तो शून्य हो जाता है, लेकिन जब इनको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो कुल चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक निश्चित दिशा में क्रिएट हो जाएगा। अनुचुंबकीय पदार्थ को गर्म करने पर चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। क्यों? तो देखिए, अनुचुंबकीय पदार्थ में परमाणुवीय चुंबक पाए जाते हैं और गर्म करने पर परमाणुवीय चुंबक अस्त व्यस्त हो जाते हैं। तत्पश्चात कुल चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण शून्य हो जाता है, चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। अनुचुंबकीय पदार्थ में, चलिए देखिए, अनुचुंबकीय पदार्थ में कुल परमाणुवीय चुंबक पाए जाते हैं। परमाणुवीय चुंबक पाए जाते हैं। परमाणुवीय चुंबक पाए जाते हैं जिन्हें गर्म करने पर ये अनियमित रूप से व्यवस्थित हो जाते हैं। अनियमित रूप से व्यवस्थित हो जाते हैं, जिससे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण में हो जाता है, चुंबकत्व समाप्त हो जाता है, जिससे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण शून्य हो जाता है, अर्थात चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? चुंबकत्व क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। चुंबकत्व क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी चुंबक की स्थितिज ऊर्जा उसके विन्यास पर किस तरीके से निर्भर करती है, और स्थिति बताइए। तो देखिए, चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा um बराबर होता है माइनस में m वेक्टर डॉट b वेक्टर। तो um बराबर माइनस में m b cos थीटा। ये किस तरीके से निर्भर करती है ये हमने आपको बता दिया है। देखिए, इस तरीके से निर्भर करती है। चुंबक की स्थितिज ऊर्जा उसके अभिविन्यास पर, तो थीटा पर निर्भर करती है। um का मान m वेक्टर व b वेक्टर के मध्य के कोण पर निर्भर करती है। कोण पर निर्भर करती है। कोण के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, अभिविन्यास पर निर्भर करती है। अब हमारे को ये पूछा है कि
कि न्यूनतम और अधिकतम स्थितिज ऊर्जाओं के मान और स्थिति बताइए। कौन सी स्थिति के अंदर स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होगी और कौन सी स्थिति में अधिकतम होगी? तो जब थीटा बराबर, देखिए ध्यान देना आप, जब थीटा बराबर कितना हो 0 डिग्री, तो यू एम बराबर हो जाएगा माइनस में एम बी कोस 0। कोस 0 का मान होता है 1, कोस 0 का मान 1, तो माइनस में एम बी। और जब थीटा बराबर कितना हो, जब थीटा बराबर हो 180 डिग्री, तो यू एम बराबर हो जाता माइनस में एम बी कोस 180। कोस 180 का मान होता -1, तो प्लस में एम बी। ये जो मान होता है ये होता मिनिमम, और ये जो मान होता है ये होता है मैक्सिमम। ठीक है, तो ये जो दोनों स्थितियां आ गई, कौन सी स्थिति में कम रहेगा, कौन सी स्थिति में अधिकतम रहेगा, मान कम कब रहेगा, अधिकतम कब रहेगा, और कितना कितना रहेगा। ठीक है, अंतिम क्वेश्चन देखें कि किसी छोटे छड़ चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण 0.48 जूल प्रति टेस्ला। चुंबकीय आघूर्ण कितना है? 0.48 जूल प्रति टेस्ला। चुंबक के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, कितने सेंटीमीटर की दूरी पर? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर चुंबकीय अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमारे को अक्ष पर ही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पूछी है। B बराबर μ0/4 पाई 2 m/r³ होता है। इसकी वैल्यू होती है 10 की घात -7। m का मान कितना दे रखा है? 0.48। r की जो वैल्यू है वो 10 सेंटीमीटर, तो 0.1 मीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 0.1 मीटर। तो 0.1 का क्यूब है, 0.1 का क्यूब, तो 10 की घात -7 गुणा 2 गुणा 0.48 बट्टे में 0.1 गुणा 0.1 गुणा 0.1। तो यहां से पॉइंट हटाएंगे। देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट, दो संख्याओं पहले पॉइंट हट गया, इसका पॉइंट हटाओगे तो यहां एक 0 लगा देंगे। नीचे कुछ नहीं बचा है। 10 की 2 को इससे गुणा करेंगे 96। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 9.6। एक तो यहां से 0 निकल गया, एक 0, ये 2 0 यहां से हम क्रिएट करेंगे, तो 2 घात इसकी कम कर देंगे। टेस्ला में आंसर आ गया 9.6 × 10⁻⁵ टेस्ला। तो विद्यार्थियों ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने 5वें चैप्टर चुंबकत्व तथा द्रव्य से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे समझे। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और विद्यार्थियों अपने क्लासमेट्स के साथ में, अपने सहपाठियों के साथ में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप्स में डालें, स्टेटस पर लगाएं, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को इसका लाभ मिल सके। साथ में हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। आप हमारा ऐसे सपोर्ट करते रहिए, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छा वीडियो लेकर आए, अच्छा कंटेंट आपके लिए तैयार करें। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में 6वां चैप्टर विद्युत चुंबक की प्रेरण से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर लौटेंगे। धन्यवाद दोस्तों।